हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक डायपोल का। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। और तब पता करना है कि वो जब इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वो अगर रोटेट करता है, ठीक है, तो वहां पर उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करेंगे हम लोग और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है, तो आज का हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, है ना। हेडिंग हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप लोग एक बात समझ लेना, है ना, कि ऐसे टॉपिक में, है ना, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है वो यूनिफॉर्म ही होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन या तो बोर्ड लेवल का हो, या मेडिकल लेवल का हो, या आईआईटी लेवल का हो, है ना, या एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक ना, तो वो सारे सिलेबस में आप लोग को जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। ठीक ना, देखिए यहां पे जो है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इस एरिया में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। ठीक है, इस एरिया में, इस रीजन में कहिए, है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक ना, जिसकी इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ई। ठीक है, और वो है लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो कि एक डायपोल रखा हुआ है इस तरह से। एक डायपोल, आप डायपोल के बारे में जान चुके हैं, है ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया आप लोगों को। एक डायपोल में आप लोग को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो दो चार्ज का सिस्टम है। ठीक है, इसमें एक तरफ होता है माइनस क्यू चार्ज और दूसरी तरफ उतना ही प्लस क्यू चार्ज होता है। वैल्यू दोनों का सेम रहता है ना, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लेते हैं 2a। ये ठीक है, ये कहलाता है लेंथ ऑफ डायपोल। 2a जो है ये कहलाता है लेंथ ऑफ डायपोल, और इसको q को बोलते हैं चार्ज ऑफ डायपोल। ये हो गया चार्ज ऑफ डायपोल। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो इसको नोट कर लेंगे। ठीक ना, अब इसी डायपोल को हम वहां रखने वाले हैं। ठीक है, इस तरफ मान लिया जाए, है ना, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इस तरह से, और दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 2 है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, है ना, और नेगेटिव भी फोर्स लगाएगा। आप लोग को पता है ना, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। ठीक है, और नेगेटिव पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इधर की ओर पुल होगा, है ना, और ये इधर की ओर पुल होगा ऐसे। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा ये। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में जो है ये डायपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर। ठीक है, तो अगर मुझे इस डायपोल को रोटेट करना है ऐसे,
है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा डायपोल, है ना, लेकिन मुझे रोटेट करना है उसका अपोजिट में, ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। हाँ तो देखिए सबसे पहले आप लोग को समझ लेना यहां पे कि मुझे डिराइव करना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में ही, है ना, कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है तो चेंज के रूप में, है ना, यानी कि हम जब भी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो क्या निकालते हैं, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसको मैंने डिफाइन करवाया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग पहले पता करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को याद होगा, है ना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। या इसी को हम लोग लिखते हैं यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्क डन फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग चेंज निकाल देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे स्टेप बाय स्टेप काम करना है ना। फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, पहला काम ये मुझे करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको अभी हम लोग ये यहां से बताते हैं, इसका जरूरत नहीं है, ठीक ना, इसको हटा दीजिए यहां से भी। अब देखो वर्क डन निकालना मेरा मेन काम है, ठीक है। तो वर्क डन जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, आप लोग को याद होगा, ठीक ना, वहां आप लोग पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू या डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़े हो, है ना, एफ डॉट एस, इसी को लिखते थे एफ एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला जो है यहां काम नहीं करने वाला है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मोशन कैसा होगा, तो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ये एप्लीकेबल है लीनियर मोशन के लिए। जबकि यहां का मोशन कैसा हो रहा है, तो वो हो रहा है रोटेशनल मोशन, रोटेशन हो रहा है ना। तो रोटेशन वाले केस का एक अलग फॉर्मूला है ना, वहां हम लोग यूज करते हैं वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा, है ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा, ऐसे, है ना, या इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पे वर्क को निकालने के लिए, ठीक है। और टॉर्क यहां पर क्या है, तो टॉर्क के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही उसका, है ना, मैंने वहां बताया था टॉर्क बराबर होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, वो देख लेंगे, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो उसका देख लेंगे, उसमें सारा चीज क्लियर किया हुआ है, ठीक है, वहां समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो देखिए एक फॉर्मूला हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक हो गया टाउ इक्वल टू पी ई इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क के लिए हो गया, ठीक है। इन दोनों का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसमें यहां हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वर्क डन in rotating dipole,
फ्रॉम, मान लीजिए कि ये डायपोल जो है ना, स्टार्टिंग में वो θ1 एंगल पर है, ठीक है, और वहां से उसको घुमा करके लेकर जाना है θ2 एंगल तक, समझ गए, है ना। ये हो गया उसका इनिशियल एंगल, और घुमाने के बाद वो कहां बना दिया, θ2 एंगल बना दिया, ठीक है। तो θ1 से θ2 तक हमको लेकर जाना है। तो इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, और कहां से कहां तक, तो θ1 से θ2 तक, ठीक है। यहां पे पुट कर देते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। देन W इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, और इधर आ जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां पर देखिएगा, ये जो है आपका, यहां पे देखो टाउ इंटू डी थीटा, और एक और होता है ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहां पर जो है टॉर्क और डी थीटा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे जो घुमाना है वो ऐसे घुमाना है ना, ठीक है, और टॉर्क लग रहा है ऐसे लग रहा है इधर से, आप समझ रहे हैं बात को। देखिए इस डायपोल को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपोजिट ना हो गया, तो अपोजिट हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल करके दे देंगे 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180, ठीक है, और ये हो जाएगा θ1 से θ2। अब कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहां पर जो है ये आपका आ जाएगा इस तरह से, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है, और ये θ1 से θ2 तक। चलिए यहां से अब नेगेटिव आ जाएगा ना, यहां पे नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले आप लोग यहां तक उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको ऊपर से मैं बैठा देता हूं, है ना। अब यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें P और E तो बाहर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा आपका साइन थीटा। तो W इक्वल टू -P इंटू ई को बाहर कर दीजिए, ठीक है, और θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, ठीक है, और क्या बच जाएगा, तो ओनली साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -P इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपका है θ1 से θ2। इसको मैं प्लस कर दूं तो PE है ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा, अपर लिमिट हो गया θ2, ठीक है, और ये माइनस लोअर लिमिट θ1, ये ठीक है। तो देखिए यहां तक जो है हम लोग का ये पता चल गया वर्क डन, ठीक है। W इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, P इंटू ई, और ये हो गया cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए यहां के बाद जो है हम लोग यूज कर लेंगे वो कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया था, ये निकालना हम लोग को क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ना, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए होता है UF माइनस UI इज इक्वल टू
नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां पे देखो, ये तो मुझे पता है W का वैल्यू यही ना है, W है ना, उसको पुट कर देंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस PE और इंटू में रहेगा ये cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। अब ये नेगेटिव पूरा चेंज हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट वाला पूरा चेंज, तो ये क्या लिखा जाएगा P इंटू ई और ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये फाइनली आपका आ गया UF माइनस UI, यानी ये हमने निकाल दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आप लोग को पता क्या करना है, चेंज नहीं पता करना है ना, आप लोग को तो पता करना है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब वो क्या एज्यूम करेंगे मैं बताता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। लिख लिया आप लोग, देखिए यहां पे UF माइनस UI है ना, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को पता है, ठीक है। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक हम ट्रिक बताए थे आप लोग को, ये इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, आप लोग को स्टार्टिंग का देखिएगा, ठीक है। वहां हमने आप लोग को बताया था कि इसमें से एक टर्म को कर देते हैं जीरो, ठीक है, एक टर्म को जीरो कर देंगे तो ये निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली मेरा निकल जाएगा, है ना। अगर हम नीचे वाले को जीरो कर दें तो इसको निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर जो है ना, हम जो अभी चीज बताने वाले हैं, जो टॉपिक बताने वाले हैं, है ना, वो बस एक एग्जाम्पशन है, ठीक है, एक एग्जाम्पशन याद रखिएगा, है ना, उसको हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये मान लेंगे ना कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं लेट UI इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इनिशियल में जब जीरो है वो, है ना, तो ये मानकर चलिए कि वो उस समय थीटा एंगल बन रहा था 90 डिग्री, ये मानकर चलेंगे, ठीक है। देखिए θ1 कितना मान लिया हमने 90 डिग्री, है ना, और उससे मान लिया कि उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, ठीक है। तो 90 को तो आप समझ सकते हो, है ना, कि डायपोल जब फील्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, यही ना हो जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया कि जब वो डायपोल 90 डिग्री पर है, ठीक है, तो उसका एनर्जी कितना है, जीरो मान लिया, है ना। तो ये एक एजम्पशन है, ठीक ना, हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं इसको, ठीक है, ये एजम्पशन है, एज्यूम किया गया है, ठीक है, एज्यूम। हम लोग मान लिया UI कितना जीरो, और कब होगा जीरो, तो जब एंगल कितना है 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो उस केस में आप लिख सकते हो ये कितना UF माइनस ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो इज इक्वल टू P इंटू ई, और ब्रैकेट में ये देखिए cos θ1 कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस ये cos θ2, तो cos θ2, ये तो जीरो हो गया, केवल बच गया P इंटू ई और ये माइनस cos θ2, ठीक है। तो ये आपका निकल गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर देखो ऐसा करने से क्या हुआ, वो चेंज वाला जो टर्म था एक टर्म तो खत्म हो गया, है ना, बाकी सिंगल यहां बच गया। तो ये क्या बताएगा, ये बता देगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी मुझे पता चल गया, ठीक ना, फाइनल। तो ये UF कितना आ गया, ये हो गया माइनस P इंटू ई इंटू कॉस θ2, ठीक है। इसी टर्म को जो है, इसी फॉर्मूला को हम लोग जनरल वे में, है ना, इन जनरल फॉर्म इसको हम लोग लिखते हैं U इक्वल टू माइनस P इंटू ई इंटू कॉस थीटा, ये लिखते हैं हम लोग इसको,
जनरल टर्म में, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देख सकते हो यहां पर P इंटू ई और थीटा जो है क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल है ना। ये डायपोल मोमेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना। तो इसीलिए जो है ना हम लोग इस फार्मूला को एक और तरीके से लिखते हैं, है ना, उसको हम लिखते हैं माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। आप लोग को याद होगा डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो P डॉट E इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो गया इसका एक और फॉर्म, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है ये फॉर्मूला आप लोग को दे देगा प्रूफ करने के लिए, है ना। तो आपको यहां से पूरा करना पड़ेगा आपको लोग को, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, पहले लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक ना। अब इसमें जो है इस टॉपिक पे जो है ना हम लोग 3 ठो स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, 3 केस, ठीक है। इसमें हेडिंग हमारा हो जाएगा स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। देखिए नंबर 1 में हम लोग मानेंगे कि थीटा का वैल्यू वो है 90 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा सोचो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इसका मतलब डायपोल किस तरह से होगा। तो आप लोग को पता है कि थीटा किसके बीच का होता है, तो P और E के बीच का होता है ना। यानी कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो देखिए 90 डिग्री है तो फील्ड हो गया ऐसे राइट में, है ना, और डायपोल आपका होगा ऐसे इस तरह से। यहां होगा पॉजिटिव चार्ज और यहां होगा नेगेटिव चार्ज। आप लोग को याद है ना P का वैल्यू कैसे लेते हैं, P होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। P ऐसे होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये P हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिया एंगल 90 डिग्री, है ना, यानी कि P हो गया ऊपर की तरफ और ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो इस केस में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो अब देखो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में u कितना हो जाएगा, तो u इक्वल टू लिखोगे P इंटू E इंटू कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 जीरो होता है यानी कि ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, जीरो होगा, ये जीरो, ठीक है। ये कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे पोजीशन को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। द डायपोल in this position, the dipole in this position is called in neutral equilibrium। इस पोजीशन में डायपोल को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, ठीक है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक केस और आता है, सेकंड केस यहां पे देख लो, इसमें समझ लो। सेकंड केस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री में देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल भी इधर ही रहेगा, तब ना एंगल बनेगा 0 डिग्री, है ना। यानी कि दोनों पैरेलल हो जाएगा इस केस में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे इस केस में आपका
U इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस पी ई, कॉस का इसका 1 होता है, तो ये हो गया माइनस पी ई, है ना। अब यहां पे देखो, इस केस में u का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, है ना, u इक्वल टू माइनस पी। देखो नेगेटिव का मतलब हो गया सबसे कम, वो 0 से भी कम हो गया, है ना। तो इस पोजीशन में जब डायपोल आ जाएगा, ठीक है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल मिनिमम वैल्यू होगा, u मिनिमम माइनस पी इंटू ई, ये इसका हो गया, है ना। ऐसे पोजीशन में डायपोल के पास जो एनर्जी होगा उसका वैल्यू सबसे कम होता है, सबसे कम, है ना। और यही कारण है कि इस पोजीशन में डायपोल जब आती है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो जो है बिल्कुल स्टेबल, स्टेबल, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना, वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। दिस पोजीशन is called stable इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें एक और केस आता है, थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें समझो, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में हमने लिया था, है ना, और 180 का मतलब हो गया कि वो पी अपोजिट होगा, ऐसे। ठीक है, इधर की पी, मतलब कि इसका ये डायपोल आपका ऐसे आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज और इधर हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यही ना होगा। ठीक है, इस केस में तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए, तो u इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस 180, 180 का वैल्यू कितना, -1 होता है, यानी कि माइनस पी ई इंटू -1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, प्लस पी। तो आप यहां देख सकते हो, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो पॉजिटिव में आ गया, है ना। पॉजिटिव मतलब कि सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, है ना। तो ये हो गया u मैक्स का वैल्यू, u मैक्स, ये p इंटू। ठीक है, और इस केस में जो है ना, डायपोल को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि दिस पोजीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, तब मैं इसको समझाता हूं अच्छी तरह से। ये कहला जाएगा अनस्टेबल ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, आप लोग नोट कर लिए। देखो इसमें जो है आप लोग को समझना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए सबसे पहले आप लोग को समझना है इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम पहले आप इसको समझ लो, है ना, और तब उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है, किसी बॉडी का एक पोजीशन है। ठीक है, वैसा पोजीशन जिस पे बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी पे अगर सारे फोर्स जो लग रहे हैं, है ना, उनका वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और डायपोल जब रखा रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हर केस में, है ना, वहां पर फोर्स 0 होता है। आप लोग हम समझाए थे। देखिए जैसे कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है,
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है इधर से ये, ठीक है। एक तरफ होगा माइनस क्यू चार्ज और एक तरफ होगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों पे फोर्स लगाएगा, दोनों पे। इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यानी किधर रहेगा, इधर लगेगा फोर्स, ठीक ना। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स, ठीक है। यहां पे देखिए पहला फोर्स इसका वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, आई इसका दूसरा फोर्स, इसका वैल्यू कितना होगा तो माइनस क्यू इंटू ई। अब आप देखो एक वैल्यू हो गया प्लस में Q इंटू ई और एक वैल्यू हो गया माइनस में Q इंटू ई। चूंकि ये लग रहा है राइट में, ये लग रहा है लेफ्ट में, है ना, तो एक प्लस में देंगे माइनस में देंगे। अब अगर यहां से देखा जाए तो कुल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स, तो F1 प्लस F2, है ना, यानी कि प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, ये कितना आ जाएगा 0। यानी कि ये डायपोल अब ऐसे रहे या ऐसे रहे या कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन में रहेगा, है ना, तो ये दो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा हमेशा, है ना। और एक फोर्स होगा पॉजिटिव में तो दूसरा होगा नेगेटिव में, तो वहां सम कितना आ जाएगा 0। यानी कि हर बार ये जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना लग रहा है 0। तो हम कह सकते हैं ना कि वो डायपोल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई कि डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो उसका पोजीशन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है। अब देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए सपोज करो कि यहां पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इधर आपका हो गया प्लस चार्ज और इधर हो गया माइनस चार्ज और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इसमें अगर इस डायपोल को आप ऐसे टर्न करा दोगे, बिल्कुल पैरेलल, इस तरह के पैरेलल, है ना, ऐसे टर्न करा दो, ये डायपोल आपका ऐसे टर्न हो गया, बिल्कुल पैरेलल में है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आपका यहां आ गया, ठीक है। अब देखो ये डायपोल अगर ऐसे है, ठीक है, तो आप अगर यहां से हल्का टर्न कर दोगे, इससे ऐसे तिरछा कर दो इसको, तो तिरछा कर दोगे तो ये क्या होगा, इसको फिर सीधा कर देगा वो ना, है ना। अगर मान लीजिए कि इस पोजीशन से आप उठा कर उसको तिरछा कर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर दिए आप यहां पे ले आए तो ये फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, है ना, तो उसको दबा के फिर टेढ़ा कर देगा, उसको ना सीधा कर देगा ऐसे नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा, आप उसको टेढ़ा कर दोगे तो फिर सीधा करने की कोशिश करेगा वो, है ना, यानी कि वो तिरछा नहीं होगा, है ना, वो फिर क्या होगा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे होता है ना, ये आप एक ले लो, जैसे देखो आप ले लो इस तरह से एक, यहां पे इसको कर देते हैं, सपोज कीजिए कि इस तरह से, है ना, आपके पास कोई एक इक्विपमेंट है ना, जैसे होता है ना कटोरा इस तरह का, है ना, आप ये रख लो, ठीक ना। अब यहां पे आप एक बॉल को रख दो, ठीक है, एक बॉल को रख दो। अब इस बॉल को आप उठा करके यहां पे लेके आओ यहां पर और उसको फिर छोड़ दो, तो क्या होगा, ये बॉल वहीं रह जाएगा, यहां आएगा ना फिर लौट करके, ठीक है। अगर आप उसको उठा के यहां पे लेकर चल जाइएगा तो क्या होगा, ये फिर यहां आ जाएगा ना, है ना। यानी कि ये जो पोजीशन है ये स्टेबल है, ये, है ना, ये उसका पोजीशन कभी नहीं बदलेगा, ठीक ना। आप उसको यहां लाओगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा लौट करके, यहां लाओगे तो फिर यहाँ पे लौट कर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम यही कहलाता है ना। मतलब कि एक ऐसा पोजीशन जो हमेशा उसको वहां पे आना चाहे वो, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पोजीशन में आने के बाद उसके पास जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम नेगेटिव में, है ना, तो यही इसका कारण है, ठीक है। अब इसी में देखो एक और पोजीशन जो कि कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल ना,
ये कब आएगा? जब 180 डिग्री पे आ जाएगा। देखो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डायपोल आपका है अपोजिट में, इधर ना ऐसे, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज और इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, ये ठीक है। इस केस में बन जाएगा एंगल 180 डिग्री। अब देखो अगर आप इसको यहां से टर्न कराते हो, ऐसे टर्न करा दो, ठीक है, ये हमने डायपोल को यहां पर कर दिया। अब देखो तो ये टर्न करा देंगे तो पॉजिटिव वाला यहां आ जाएगा, नेगेटिव वाला यहां आ जाएगा, ठीक ना। अब यहां से फिर लौटेगा वापस अपनी जगह पर? नहीं लौटेगा, है ना। ये क्या होगा? ये टर्न कर जाएगा ना, ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इधर से और यहाँ फोर्स लग रहा है इधर से। तो इसको क्या करेगा? इसको घुमा देगा ना, ऐसे है ना, ये ऐसे घुमा देगा, इसको पूरा टर्न करा देगा इसको, है ना। तो ये कभी स्टेबल नहीं हो सकता है ना। तो यही कहलाता है यहाँ पर ये अनस्टेबल है, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे कि इसी को देखो, आप यहाँ पे ऐसा रख दो, ये इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक बॉडी को रख देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से इसको हल्का भी टच कर देंगे, है ना, तो ये गिर जाएगा ना, गिर जाएगा। और ये जब गिर जाएगा तो वापस अपने पोजीशन पे आएगा? कभी नहीं आएगा वापस पोजीशन पे, है ना। वैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ से उसको टर्न करा देंगे तो फिर क्या होगा? वो लौट के नहीं आएगा दोबारा, यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो वो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक ना। उसके अगले लेक्चर में जो है इसके बाद हम उसको कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना।